दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ, उसका मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। राजस्थान की मृदा का सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण देखो दोस्तों, राजस्थान की मृदा का जो सामान्य वर्गीकरण है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करें कि राजस्थान की मृदा को रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर 10 भागों में बांटते हैं। तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान की मृदा को रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में बांटते बेटा? हम कहेंगे 10 भागों में बांटते हैं। तो रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर सामान्य वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटा बेटा? 10 भागों में बांटा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो राजस्थान की मृदा को हम सामान्य वर्गीकरण के अनुसार 10 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे दोस्तों, यहां से स्टार्टिंग करते हैं, तो हम कहेंगे रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा, क्या होता है बेटा? रेतीली बलुई मृदा। देखो दोस्तों, यदि अपन डिस्कस करें कि रेतीली बलुई मृदा कहाँ मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में रेतीली बलुआ मृदा मिलती है। इस प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है, और हम कहेंगे कैल्शियम तत्वों की क्या होती है, इसके अंतर्गत अधिकता होती है। और मुख्य बात यह करें कि मोटे कण वाली होती है, और मोटे कण वाली होने के कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात आप लोगों को? तो हम ये कहेंगे कि जो रेतीली बलुई मृदा होती है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। इसकी विशेषता है, में कहाँ मिलती है बेटा? ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। पहली बात ये। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो रेतीली बलुआ मृदा होती है, ये मोटे कण वाली होती है। क्या होती है बेटा? ऐसे मोटे कण वाली होती है। ये मोटे कण वाली होती है, और इसके कारण क्या होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। इसमें क्या होती है बेटा? नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, इसमें कम होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। फिर हम बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन, इसमें हम कहेंगे बेटा नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की क्या होती है बेटा? इसमें कमी होती है। अधिकता किसकी होती है? तो हम कहेंगे दोस्तों कैल्शियम की। कैल्शियम इसके अंदर क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। तो हम कहेंगे दोस्तों कैल्शियम, क्या कहेंगे बेटा? कैल्शियम की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। कैल्शियम की क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले कहाँ मिलती है? ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। मोटे कण वाली होती है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है। फिर अपन बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। कैल्शियम की इसमें अधिकता होती है। हम ये कहेंगे कि इसमें अपर्दन की समस्या बनी रहती है। तो हम ये कहेंगे इसमें बेटा क्या होती है? अपर्दन की समस्या हमेशा बनी रहती है। अपर्दन की समस्या बनी रहती है। कह रही थी बेटा इसमें अपर्दन की समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ यदि अपन बात करते हैं, इस वाली जो मृदा होती है पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है, ये मोटे अनाज यानी बाजरा की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो हम ये मोटा लिख सकते हैं, मोटे अनाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। मोटे अनाज की खेती के लिए, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। यहाँ पे मोटे अनाज की क्या होती है बेटा? इसके मृदा में कृषि की जाती है।
बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि मोटे अनाज की इसके अंदर क्या होती है? कृषि की जाती है। तो रेतीली बलुई मृदा देखो पश्चिमी राजस्थान में होती है, मोटे कण वाली होती है, नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। क्या होती है बेटा? नमी धारण करने की क्षमता। इसमें नाइट्रोजन व जैविक पदार्थ की कमी होती है, कैल्शियम जो होता है उसकी अधिकता होती है, अपर्दन की समस्या इसमें बनी रहती है। मोटे अनाज की कृषि यहाँ पे क्या होती है मित्रों? की जाती है। किसमें? तो रेतीली बलुई मृदा में। आगे बात करते हैं दूसरी बात, तो हम बात करेंगे दूसरी बात आती है दोस्तों लवणीय मृदा। क्या होती है? लवणीय मृदा। जो लवणीय मृदा होती है बाड़मेर में, बालोतरा में, जालोर में मिलती है लवणीय मृदा। और किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो हम ये कहेंगे जो लवणीय मृदा होती है इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता की वजह से इस मृदा को लवणीय मृदा कहा जाता है। तो 2 नंबर पॉइंट क्या बेटा? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा तो हम कहेंगे बेटा लवणीय जो मृदा होती है क्या होती है? सबसे पहले कहां मिलती है? ये बाड़मेर में, बाड़मेर में मिलती है, बालोतरा में मिलती है, बाड़मेर, बालोतरा, और साथ साथ में हम कहां मिलती है? तो हम कहेंगे जालोर में मिलती है। कौन सी मृदा? जालोर में मिलती है। तो हम कहेंगे दोस्तों लवणीय मृदा, पहली बात। दूसरी बात, हम लवणीय मृदा के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की इसके अंदर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो हम कहेंगे इसमें क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें अधिकतम, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। बात समझ आएगी नहीं है? किस मृदा बेटा? लवणीय मृदा में। और हम ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? लवणीय मृदा कहा जाता है। तो आपको एक और जानकारी देते हैं कि इस क्षेत्र में आपको मालूम है लूनी नदी निकलती है जो बाड़मेर के बालोतरा तक तो क्या होती है? मीठी होती है, उसके बाद में खारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होती है? लवणीय मृदा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिकतम होती है, इसलिए वह नदी में क्या होता है? पानी में घुल जाती है और कम नदी क्या कहलाती है? खारी नदी बन जाती है। तो याद रखना ये होगी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा के बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर बुरी रेतीली कछारी मृदा। क्या होती है बेटा? बुरी रेतीली कछारी मृदा। बुरी रेतीली कछारी जो मृदा होती है हम ये कहेंगे कि जो बुरी रेतीली जो कछारी मृदा होती है ये मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, अलवर और भरतपुर में बुरी रेतीली कछारी मृदा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। सरसों के लिए क्या होती है? ये महत्वपूर्ण होती है मित्रों। तो हम ये कहेंगे कि कहां मिलती है? तो हम ये कहेंगे गंगानगर व हनुमानगढ़ के, गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके अलावा और कहां पाई जाती है दोस्तों? हम कहेंगे अलवर भरतपुर के अंदर मिलती है, गंगा हनुमान मध्यवर्ती क्षेत्रों में, तथा हम कहेंगे दोस्तों अलवर भरतपुर में पाई जाती है, अलवर भरतपुर में पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है दोस्तों? अलवर भरतपुर में पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो हम ये कहेंगे कि जो बुरी रेतीली कछारी मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन क्या होता है मित्रों? पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हम कहेंगे इसमें नाइट्रोजन जो होता है, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है बेटा? पर्याप्त मात्रा में होता है। नाइट्रोजन पर्याप्त ऊपर से हटा देंगे इसको। देखो नाइट्रोजन क्या होता है इसमें? पर्याप्त देखो दोस्तों नाइट्रोजन इसमें क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हम कहेंगे ये किसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है? जो बुरी रेतीली कछारी मृदा होती है ये सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बात समझ नहीं है? तो हम ये कहेंगे कि ये सरसों के उत्पादन के लिए ये मृदा सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
सरसों के उत्पादन के लिए क्या होती है बेटा, सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बुरी रेतीली कछारी मृदा, तो हम कहेंगे दोस्तों बुरी रेतीली कछारी मृदा कहा जाती है, तो हम कहेंगे गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, पहली बात। दूसरी बात हम कहेंगे इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। और तीसरी बात ये क्या होती है, भूरी जो मृदा होती है हम सरसों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। जरा वापस रिवीजन मारिए। तो हमने कहा दोस्तों भूरी रेतीली, पहले हमने कहा पर्वतीय रेतीली बलुई मृदा पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, मोटे कण वाली होती है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है, इसमें अपर्दन की समस्या हमेशा बनी रहती है और बाजरा मोटे अनाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर लवणीय मृदा जो होती है बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में मिलती है। इस लवणीय मृदा में यदि अपन बात करते हैं तो स्पेसिफिक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। फिर भूरी रेतीली कछारी मृदा गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है और सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसमें नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सी मृदा आती है, तो हम कहेंगे दोस्तों पर्वतीय मृदा। कौन सी आती है बेटा, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा आती है बेटा, तो पर्वतीय मृदा। कहां पाई जाती है पर्वतीय मृदा, तो हम कहेंगे दोस्तों अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में, अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में, अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पाई जाती है, अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो पर्वतीय मृदा होती है इसकी गहराई काफी क्या होती है, कम होती है। और गहराई कम होने के कारण यदि अपन बात करें कि गहराई कम होने के कारण कृषि के लिए अधिकतम उपयोगी नहीं होती है, तो हम ये कहेंगे इसकी गहराई क्या होती है बेटा, कम होती है। इसकी गहराई कम होती है, गहराई कम होती है। और गहराई कम होने के कारण, गहराई कम होती है और गहराई कम होने के कारण, गहराई कम होने के कारण, गहराई कम होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे बोलते हैं पर्वतीय मृदा। तो अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसकी गहराई कम होती है, गहराई कम होने के कारण क्या होती है, कृषि के लिए अधिकतम उपयोगी नहीं होती है। बात क्लियर हुआ? फिर अपन 5वीं मृदा बात देते हैं हम मित्रों, बात करते हैं भूरी मृदा। भूरी मृदा, देखो भूरी मृदा की यदि अपन चर्चा करें, जो भूरी मृदा होती है यह मुख्यतः अरावली के पूर्वी भागों में बनास नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में बनास नदी बेसिन क्षेत्र में भूरी मृदा पाई जाती है। और ये भूरी मृदा जो होती है मुख्यतः कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा, तो हम कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा, राजसमंद, राजसमंद है, भीलवाड़ा है ना, अजमेर है, अजमेर के बाद में टोंक है और सोई मध्यपुर क्षेत्र है। ये सब क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हम कहेंगे दोस्तों भूरी मृदा पाई जाती है। और स्पेसिफिक हम ये दोस्तों भूरी मृदा जो होती है हम कहेंगे अरावली के पर्वतीय, अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में, अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में, अरावली पूर्वी क्षेत्रों में बनास नदी बेसिन क्षेत्र में, बनास नदी बेसिन क्षेत्रों में, बनास नदी बेसिन क्षेत्रों में भूरी मृदा पाई जाती है। बनास नदी क्षेत्र बेसिन क्षेत्र में क्या मृदा पाई जाती है दोस्तों, भूरी मृदा पाई जाती है। और इसका क्षेत्र कौन सा हुआ बेटा, तो हम कहेंगे कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक
सवाई माधोपुर और करौली, यह मुख्य क्षेत्र होता है जहां पे क्या पाई जाती है दोस्तों, भूरी मृदा पाई जाती है। और कृषि के लिए क्या होती है बेटा, उपयुक्त होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो पहले हमने कौन सी मृदा पढ़ी मित्रों, तो हम रेतीली बलुई मृदा, 2 नंबर पे लवणीय मृदा, 3 नंबर पे हमने कहा दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मृदा, 4 नंबर पे दोस्तों पर्वतीय मृदा, और 5 नंबर पे यदि अपन बात करते हैं दोस्तों भूरी मृदा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, पीछे इन मृदाओं का एक स्पेसिफिक अध्ययन कर रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं भूरी और मृदा के बाद में 6 नंबर पे आएगी दोस्तों लाल और पीली मृदा। कौन सी बेटा, लाल व पीली मृदा। देखो लाल व पीली मृदा यदि अपन बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कौन सा होता है, तो हम ध्यान रखना बेटा, हम ये कह सकते हैं राजसमंद में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, उधर की तरफ आगे थोड़ा सा अपन कह सकते हैं सिरोही में, सिरोही में। तो सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है बेटा, लाल पीली मृदा। अब बात करते हैं लाल पीली मृदा। हम ये कहेंगे कि जो लाल मृदा का जो लाल कलर होता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण इस लाल मृदा का लाल कलर होता है। जब पीली कैसे होती है, तो हम ये कहेंगे ये जब मृदा, ये लाल मृदा जल को अवशोषित करती है या जल ग्रहण के उपरांत ये पीली दिखाई देती है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हम कहेंगे दोस्तों मूंगफली और कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो हम ये कहेंगे कि लाल मृदा का लाल कलर, लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड के कारण, लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसका रंग क्या दिखाई देता है बेटा, लाल, रंग लाल दिखाई देता है। पहली बात, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है बेटा, लाल दिखाई देता है। पहली बात होगी। तो इस मृदा में, लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। जल ग्रहण के उपरांत ये पीली दिखाई देती है। तो हम ये कहेंगे जल ग्रहण के उपरांत ये पीली दिखाई देती है। पीली दिखाई देती है। बात समझ आया कि नहीं है? जल ग्रहण के उपरांत क्या दिखाई देती है दोस्तों, पीली दिखाई देती है। अब अपन बात करते हैं कि जो लाल और पीली मृदा होती है ये मुख्यतः किसके लिए होती है, तो हमने कहा दोस्तों मूंगफली और कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयोगी मानी जाती है। तो हम कहेंगे दोस्तों मूंगफली और कपास की खेती के लिए, मूंगफली व कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। मूंगफली और कपास खेती के लिए क्या होती है बेटा, महत्वपूर्ण होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा लाल पीली मृदा सिरोही में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता दिखाई देता है। जल ग्रहण के उपरांत, हम ये कहेंगे बेटा जल ग्रहण के उपरांत, क्या कहेंगे इसको बेटा, जल ग्रहण के उपरांत ये पीली दिखाई देती है। मूंगफली व कपास खेती के लिए अधिकतम उपयोगी मानी जाती है। कौन सी बेटा, लाल और पीली मृदा। अब जब लाल आयरन की मात्रा अधिकता है तो मुख्य ध्यान रखना, आयरन की जब मात्रा अधिकतम होती है तो नाइट्रोजन जैविक तत्वों की क्या होती है, इसमें कमी पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे कि नोट डाल के लिख सकते हैं यहीं पे साइड के अंदर, आगे लिख देंगे, यहाँ नोट डाल के लिख देते हैं। नोट आगे वाले पेज पे लिख देते हैं, नोट डाल के लिख देते हैं बेटा। नोट ये है, आयरन की तो मात्रा इसमें क्या होती है बेटा, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा क्या होती है इसमें, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन की मात्रा तो ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की क्या होती है बेटा, कमी होती है,
नाइट्रोजन जैविक तत्वों की कमी होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमने नोट लिखा किससे बेटा? लाल और पीली मृदा के बारे में। आगे बात करते हैं बेटा लाल मृदा। क्या होती है बेटा? लाल मृदा। क्या होती है? लाल मृदा। देखो भाई आपको सबको ध्यान होगा कि लाल मृदा का लाल कलर किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से रंग क्या होता है बेटा? लाल दिखाई देता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इसका रंग होता है हमेशा लाल दिखाई देता है। तो याद रखना हम ये कहेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। आयरन उसके रंग क्या दिखाई देता है बेटा? लाल दिखाई देता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात ये हुई। फिर उसके बाद में हमने कहा लाल मृदा का क्षेत्र कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में, बांसवाड़ा कुछ क्षेत्र और उसके बाद सलूम्बर में, जो उदयपुर से अभी हाल ही में क्या बना? अलग हुआ। तो सलूम्बर में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा का याद रखना दोस्तों मक्का, गन्ना, चावल की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मृदा है मित्रों। तो याद रखना कौन सी मृदा? तो हम कहेंगे लाल मृदा जो होती है मक्का, गन्ना और चावल का उत्पादन या चावल की कृषि, मक्का, गन्ना, चावल की कृषि इस मृदा में की जाती है। इस मृदा में की जाती है। बात क्लियर होगी नहीं बेटा? तो हम कहेंगे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है बेटा? लाल होता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर में मृदा पाई जाती है। मक्का, गन्ना, चावल की कृषि के लिए अधिकतम उपयोगी होती है। तो याद रखना मित्रों ये कौन सी मृदा है? लाल मृदा। आगे अपन बात करते हैं बेटा लाल और काली मृदा। कहां हो बेटा? कौन सी मृदा? लाल व काली मृदा। लाल व काली मृदा। देखो दोस्तों ध्यान रखना, हम ये कहेंगे कि ये लाल और काली मृदा जो होती है ये हम कहेंगे दोस्तों प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ की क्षेत्र पर, यानी हम कहेंगे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में हम ये कह सकते हैं कि कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल और काली मृदा पाई जाती है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वहां पे लाल और काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा में हम कह सकते हैं कि ये चिका प्रधान मृदा होती है। क्या होती है बेटा? ये चिका प्रधान मृदा होती है। इसमें चावल, गन्ना और कपास, मक्का, गन्ना, हम ये कह सकते हैं मक्का, गन्ना और कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयोगी मानी जाती है। तो लाल और काली मृदा कहां पाई जाती है? तो हम कहेंगे बेटा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हम कहेंगे दोस्तों लाल व काली मृदा पाई जाती है। पहली बात तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में लाल व काली मृदा पाई जाती है। पहली बात तो ये होगी। इसमें क्या होती है बेटा? चिका प्रधान मृदा होती है। चिका प्रधान, ये चिका प्रधान क्या होती है बेटा? मृदा होती है। ये चिका प्रधान मृदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। फिर हम कहेंगे इसमें हम कहेंगे मक्का, गन्ना और कपास का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन बेटा? कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना? और इस मृदा में भी हम कहेंगे बस नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। यहां पर भी क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें भी जैविक तत्वों की कमी होती है। तो बात समझ आएगी नहीं है? तो लाल व काली मृदा हो गई 8वां नंबर पे। फिर अपन आगे बात करते हैं इसी के साथ में 9 नंबर पे काली मृदा। सबको मालूम है काली मृदा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो काली मृदा को क्या क्या कहते हैं? देखो काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेगुर मृदा कहते हैं। पहली बात काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं।
काली मृदा को हम ये कैसे, काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, चरनोजम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चरनोजम मृदा कहते हैं, चरनोजम मृदा कहते हैं। वर्टिसोल मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्टिसोल मृदा कहते हैं। और इसको ज्वालामुखी मृदा कहते हैं, ज्वालामुखी मृदा कहते हैं, ज्वालामुखी मृदा कहते हैं। फिर इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कपासी मृदा। इतने नाम इस काली मृदा के हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसको हम चरनोजम मृदा भी कहते हैं, इसको वर्टिसोल मृदा भी कहते हैं, ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। क्यों? क्यों? देखो सुनना आराम से। ये जो मृदा होती है, इस मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में होती है, और जल ग्रहण अधिक क्षमता होने के कारण ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, और सूखी होती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। बात समझ में नहीं आया? तो हम ये कहेंगे जो काली मृदा होती है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिकतम होती है। जब ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, सूखी होती है तो इसमें क्या पड़ जाती है बेटा? दरार पड़ जाती है। फिर इसको हम कहेंगे दोस्तों इंटरनेशनल जो वर्गीकरण होता है उसमें इसको वर्टिसोल मृदा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी की मृदा इसलिए कहते हैं कि आपको मालूम होगा कि ये हाड़ौती पठारी क्षेत्र मिलती है, और हाड़ौती का पठार जो होता है, ये ज्वालामुखी जब क्रिया हुई थी तो उसमें बेसाल्ट लावा बाहर निकला, और बेसाल्ट लावा के जमने पर काली मृदा विकसित हुई। इसलिए इस मृदा को ज्वालामुखी मृदा भी कहा जाता है। किसको? कपासी मृदा इसलिए कहते हैं क्योंकि काली मृदा पर कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयोगी होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? तो याद रखना, हम काली मृदा के बारे में कहते हैं कि इस मृदा में जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता के कारण, जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता के कारण, जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता के कारण, जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता के कारण ये मृदा जब गीली होती है, ये मृदा जब गीली होती है, जब गीली होती है तो चिपचिपी होती है, तो गीली होती है तो क्या होती है बेटा? चिपचिपी होती है। और सूखी होने पर क्या पड़ जाती है बेटा? इसमें सूखी होने पर दरार पड़ जाती है। सूखी होने पर क्या पड़ जाती है बेटा? दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? इस पर दरार पड़ जाती है। सूखी होने पर दरार पड़ जाती है। बात क्लियर हुआ नहीं? यहाँ हम ये कि इस मृदा में जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता के कारण ये मृदा जब गीली होती है, जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता होती है, जब अधिकतम क्षमता होती है, हम कहेंगे अधिकतम क्षमता होती है, जल करने अधिकतम क्षमता होती है, जिसके कारण हम कहेंगे जिसके कारण ये मृदा जब गीली होती है, ये मृदा जब गीली होती है तो चिपचिपी होती है, सूखी होने पर दरार पड़ जाती है। पहली बात तो ये होगी। फिर अपन बात करते हैं कि इस मृदा में हम ये कहेंगे कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे बेटा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। पहले तो हम बात करते हैं कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे दोस्तों क्षेत्र कौन सा होता है इसका? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा हाड़ौती क्षेत्र होता है बेटा? तो हम कहेंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हम कहेंगे दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय बेसाल्ट लावा बाहर निकला, और बेसाल्ट लावा के जमने से हमने कहा काली मृदा विकसित हुई। तो हम ये कहेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय हम ये कहेंगे बेसाल्ट लावा बाहर निकला, बेसाल्ट
लावा बाहर निकला, बेसाल्ट लावा बाहर निकला, जवाब में बेसाल्ट लावा बाहर निकला और बेसाल्ट लावा के जमने से, बेसाल्ट लावा के जमने से, बेसाल्ट लावा के जमने से काली मृदा का विकास हुआ, काली मृदा का विकास हुआ। मृदा का क्या हुआ बेटा? विकास हुआ, विकास हुआ। बात समझ आया कि नहीं आया? तो हम कहेंगे बेटा ज्वालामुखी उद्गार के समय बेसाल्ट लावा क्या निकला? बाहर निकला और बेसाल्ट लावा के जमने से काली मृदा क्या क्या हुआ? विकास माना जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं मित्रों? काली मृदा भी कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार इसे क्या कहते हैं? वर्टिसोल मृदा भी कहा जाता है। और इसको कपासी मृदा क्यों कहते हैं? तो हम ये कहेंगे काली मृदा, काली मृदा कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, कपास खेती के लिए उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। और हम क्या कह सकते हैं काली मृदा में? तो याद रखना ये कले प्रधान होती है, ये कले प्रधान मृदा होती है, कले प्रधान मृदा होती है, कले प्रधान होती है, कले प्रधान होती है। और हम कहेंगे दोस्तों चीका प्रधान ये दोमट मृदा होती है। क्या होती है बेटा? चीका प्रधान दोमट मृदा होती है। तो याद रखना ये क्या होती है? चीका प्रधान दोमट मृदा होती है। तो हम कहेंगे बेटा ये चीका प्रधान, चीका प्रधान दोमट होती है, ये चीका प्रधान दोमट मृदा होती है, चीका प्रधान दोमट मृदा होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय बेसाल्ट लावा बाहर निकला, बेसाल्ट लावा के जमने से काली मृदा का विकास हुआ और काली मृदा कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और हम कहेंगे कले प्रधान होती है। ये क्या होती है बेटा? कले प्रधान, जिसकी चीका प्रधान दोमट मिट्टी कहलाती है। क्या होती है बेटा? चीका प्रधान दोमट होती है। ये क्या होती है? चीका प्रधान दोमट मृदा होती है। ये हमने ये कहा मित्रों, ये बात हो गई क्लियर। हमारी बात में आया कि नहीं आया? तो मैं आपके साथ में दोस्तों पूरी कोशिश करता हूं कि मृदा के इस सामान्य वर्गीकरण को बढ़िया से बढ़िया समझाऊं ताकि आपको समझ में आए मित्रों। आगे लास्ट मृदा की अपन बात करते हैं कि हम ये कहेंगे दोस्तों कौन सी मृदा होती है? तो लास्ट मृदा हम कहेंगे बेटा जलोढ़ मृदा। क्या होती है बेटा? जलोढ़ मृदा। देखो इसी से पता चल रहा है कि जो जलोढ़ मृदा होती है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखना ये जो जलोढ़ मृदा होती है नदियां या नहरों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जब एकत्रित किया जाता है, इस प्रकार की मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। यानी नदियों के बहाव से या नहरों के बहाव से जो मिट्टी का जमाव होता है उस मृदा को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन उपयुक्त मात्रा में होता है, जैविक तत्व भी उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इसमें हम ये कहेंगे कृषि के लिए उपयोगी होती है, अपरदन की समस्या कम बनी रहती है। कहां मिलती है? तो हम कहेंगे दोस्तों पूर्वी राजस्थानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखना क्या होती है जलोढ़ मृदा बेटा? नदियों के बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण, जब नदियों के बहाव के कारण मिट्टी का जमाव होता है, नदियों के बहाव के साथ, नदियों के बहाव के साथ ये करो अपन, ये करो, नदियों के बहाव के साथ मिट्टी का जमाव होता है, मिट्टी का जमाव होता है। नदियों के बहाव के साथ जब मिट्टी का जमाव होता है तो ऐसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। हम ये क्या कहते हैं बेटा? नदियों के बहाव के साथ जब मिट्टी का जमाव होता है, ये जल के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो हम नदियों के बहाव के साथ जब मिट्टी का जमाव होता है तो ऐसी मृदा को क्या कहते हैं बेटा? जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो जलोढ़ मृदा होती है ये हम ये कहेंगे इसमें नाइट्रोजन
इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, नाइट्रोजन पर्याप्त नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन पर्याप्त बार बार गलत लिख रहे हैं, नहीं पर्याप्त, नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, पर्याप्त मात्रा में होता है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। और साथ साथ में हम कहेंगे बेटा जैविक तत्व भी होते हैं, जैविक तत्व भी होते हैं, इसमें जैविक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। हमें होते हैं, हम ये कहेंगे बेटा उपजाऊ होती है मृदा, ये मृदा उपजाऊ होती है, ये मृदा उपजाऊ होती है, ये मृदा उपजाऊ होती है और अपरदन की समस्या कम होती है, अपरदन की समस्या कम होती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा दोस्तों नदियों के बहाव के द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है इस मृदा को क्या कहते हैं बेटा, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और जलोढ़ जो मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, जैविक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उपजाऊ होती है और इसमें अपरदन की समस्या क्या रहती है बेटा, कम रहती है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? आगे अपन बात करते हैं ये जलोढ़ मृदा जो होती है कहाँ मिलती है, तो हम कहेंगे जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन सा होता है, तो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में कौन कौन, तो हम कहेंगे बेटा अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं हम ये कहेंगे दोस्तों भीलवाड़ा, बूंदी, हम ये कहेंगे दोस्तों चित्तौड़, दौसा, क्या होती है बेटा, दौसा। साथ साथ में हम बात करेंगे यहीं पर भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा और साथ में बेटा सवाई माधोपुर, फिर उसके साथ यदि अपन बात करते हैं मित्रों ये हम कहेंगे कि इन क्षेत्रों के मुख्य जयपुर भी इन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, याद रखना। तो याद रखना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक में भी ये मृदा क्या होती है मित्रों, मिलती है। टोंक में भी मृदा पाई जाती है, किस में मृदा पाई जाती है, टोंक में बेटा, टोंक में भी मृदा क्या होती है मित्रों, पाई जाती है। कौन सा है, जलोढ़ मृदा। और किसकी खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखना जलोढ़ मृदा में गेहूं के उत्पादन के लिए, सरसों के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण मृदा होती है। तो हम कहेंगे दोस्तों उत्पादन किसका होता है, तो हम ये कहेंगे इंपॉर्टेंट बात ये कि कृषि किसकी की जाती है इस मृदा पे, तो हम कहेंगे दोस्तों गेहूं, तिलहन, गेहूं, तिलहन, गेहूं हुआ, तिलहन हुआ, सरसों हुआ, गेहूं, तिलहन, सरसों, है ना। इसके उत्पादन के लिए क्या होती है मित्रों, महत्वपूर्ण मतलब गेहूं, तिलहन, सरसों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सरसों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये, सरसों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सी मृदा बेटा, जलोढ़ मृदा। जरा वापस एक बार रिवीजन दीजिए। देखो सबसे पहले हमने बात की मित्रों कि कौन सी मृदा के बारे में, हमने कहा रेतीली बलुई मृदा होती है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मोटे कण वाली होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है और हम ये कहेंगे नाइट्रोजन जो होता है कम होता है और कैल्शियम अधिक होता है। और इस मृदा में हम ये कहेंगे कि लगातार अपरदन की समस्या बनी रहती है और मोटे अनाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौन सी मृदा, रेतीली बलुई मृदा। 2 नंबर पे हमने बात किया मित्रों लवणीय मृदा के बारे में। ये जो लवणीय मृदा होती है बाड़मेर, बालोतरा और जालोर क्षेत्र में आई जाती है, इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने की वजह से ये लवणीय कहलाती है। तीसरी मृदा हमने कहा दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मृदा होती है। ये जो भूरी रेतीली कछारी मृदा होती है तो हम ये कहेंगे ये मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मृदा हमने कहा गंगानगर, हनुमानगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, अलवर, भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में,
कौन सी मृदा मिलती है? तो हम कहेंगे भूरी रेतीली कछारी मृदा मिलती है। ये भूरी रेतीली जो कछारी मृदा किसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है? तो सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर 4 नंबर पे आती है पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा होती है पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, इसकी गहराई कम होती है, तो डेप्थ कम होने की वजह से क्या होती है? कृषि के लिए अधिकतम उपयोगी नहीं होती है। फिर 5वीं मृदा हमने कहा दोस्तों भूरी मृदा होती है। तो अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों के पूर्वी भागों में बनास नदी बेसिन क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है? तो हमने कहा दोस्तों भूरी मृदा मिलती है, जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। फिर इसी के साथ में यदि हमने बात कर लाल और पीली मृदा होती है, तो लाल और पीली मृदा जो क्षेत्र होता है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा होती है। लाल मृदा का लाल कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जब ये लाल मृदा पानी को ग्रहण करती है, जल को ग्रहण करती है, जल ग्रहण करने के उपरांत ये पीली दिखाई देती है। बात समझ में नहीं आया? तो हम ये कहेंगे कि लाल और पीली मृदा मूंगफली और कपास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ आगे अपन बात करते हैं, आगे मृदा के बारे में बात करते हैं। जो लाल मृदा होती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है और लाल मृदा का लाल कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसको लेटराइट मृदा भी कहते हैं और लोमी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये जो लेटराइट मृदा होती है, हम ये कहेंगे कि जो लाल मृदा होती है मक्का, गन्ना और चावल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे अपन बात करते हैं लाल और काली मृदा होती है। ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में लाल और काली मृदा पाई जाती है। इसमें कले की प्रधानता होती है, चीका प्रधान होती है। तो याद रखना ये काली मृदा भी, लाल और काली मृदा भी हम कहेंगे दोस्तों ये मक्का, गन्ना और कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयोगी होती है। इसी प्रकार से काली मृदा जो होती है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसको रेगुर मृदा, चरनोजम मृदा, वर्टिसोल मृदा, ज्वालामुखी मृदा, कपासी मृदा, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। और काली मृदा पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मृदा किसके लिए होती है? तो याद रखना कपास की खेती के लिए अधिकतम उपयोगी मानी जाती है। कौन सी मृदा बेटा? काली मृदा। बात एकदम क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे उस काली मृदा के अंदर जब गीली होती है, जो चिपचिपी होती है, सूखी होती है, तो उसमें दरार पड़ जाती है। ये सब बातें किसमें की जाती है? काली मृदा के अंतर्गत की जाती है। बात एकदम क्लियर हुई? यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? फिर लास्ट मृदा हमने कहा दोस्तों, इसी के साथ में जो लास्ट मृदा होती है हम ये बता देते हैं कि जलोढ़ मृदा नदियों के बहाव के द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है, इस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जो जलोढ़ मृदा होती है किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो हम ये कहेंगे कि गेहूं, तिलहन और सरसों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। नाइट्रोजन इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, जैविक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अपरदन की समस्या इसके अंदर क्या होती है? कम होती है। अपरदन की समस्या इसमें क्या होती है मित्रों? कम होती है और उपजाऊपन होती है। जलोढ़ मृदा कहाँ रहती है? तो हमने कहा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, दौसा, है ना, इन पूर्वी क्षेत्रों में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में ये कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा होती है जो पाई जाती है। और हम ये कहेंगे राजस्थान में इस प्रकार की मृदा में अपरदन की समस्या थोड़ी कम होती है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों राजस्थान की मृदा का एक सामान्य वर्गीकरण आपके साथ में चर्चा आपके साथ में दोस्तों की है। और अगली क्लास में आपके साथ में मैं राजस्थान की मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आपको पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों मेरी क्लास आपको समझ में आई है। दोस्तों ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।